बेवा औरत मेरे पास काम मांगने आई तो उसके साथ 7 साल का बच्चा भी था। मैंने वो बच्चा घर के काम के लिए रख लिया। हर रोज़ मेरी बीवी शिकायत करती कि वो बच्चा घर में चोरी करता है। मैं बात बात पर उसको मारता पीटता। एक रोज़ मैं काम से जल्दी घर लौटा तो वो बच्चा घर से बाहर बैठा था। मैंने जब उसको डांटा तो उसने मुझे कैसी बात बताई कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं अभी थका हारा दफ्तर से वापस आया था, तभी मेरी बीवी गुस्से से बोली, तुमने अजाब ही मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया। काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के हैं ये लोग। मैं जो अभी जुराबे उतारा हैरत से अपनी बीवी को देखकर पूछा, क्या बात कर रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आना भी कहाँ से है? तुमने तो मेरे लिए वबाल पाल रखा है। खुदा तरसी करने चले थे, लेकिन यहाँ पर अपने साथ ही बुरा होने लगा है। मैं तो थक गई हूँ इस लड़के को समझा समझा के, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तभी आज मैं तुम्हारे पास शिकायत लेकर आई हूँ। अरे सायरा, हुआ क्या है? मुझे साफ साफ बताओ, होना क्या है? जिस औरत को तुमने रहम खाकर काम के लिए रखा था, याद है ना तुम्हें? हाँ भाई याद है, आगे बोलो। मुझे अपनी बीवी की इस आदत से बड़ी चिढ़ थी। बात करते करते एकदम से वो सवालात पूछने लग जाती तो अगला बंदा भी चिढ़ जाता। उसका बच्चा बड़ी बड़ी चोरियां करता है हमारे घर में। मैं तो थक गई हूँ। प्यार से समझाया, डांट कर समझाया। अब तुम देखो हामिद, मुझे बड़ी हैरत हुई। वो तो इतना मासूम और छोटा सा बच्चा है, वो कैसे चोरी कर सकता है? मैंने अपनी बीवी के सामने अपना खदशा जाहिर किया तो वो गुस्से से बोली, क्यों भाई, बच्चा क्यों नहीं चोरियां कर सकता? ये जो मस्कीन लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा यही ख्वार करते हैं। या तो मैं उस औरत को काम से निकाल रही हूँ, या तो फिर तुम खुद ही इन्हें अपनी ज़ुबान में समझा दो। अच्छा ठीक है, भेजो अरहम को मेरे पास। मेरा दिमाग घूम गया था। अभी अभी तो मैं दफ्तर से वापस आया था और आते ही बीवी ने पानी पिलाने की बजाय मेरे सामने शिकायतों के अंबार रख दिए। मैंने तो उस औरत को सिर्फ अपनी बीवी की मदद करने के लिए रखा था, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी अच्छाई मेरे लिए ही अजाब बन जाएगी। कुछ देर बाद अरहम मेरे पास आ गया। वो काफ़ी डरा हुआ था। मैंने सख्ती से पूछा, क्यों भाई, क्यों चोरियां करते हो तुम? तो वो खामोश रहा। मुझे उसके चुप रहने पर बड़ा गुस्सा आया कि एक तो गलत काम करता है और ऊपर से खामोशी से खड़ा है। मैंने नरमी से भी समझाने की कोशिश की कि मुझे बता दो, तुम क्यों चोरियां करते हो? अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बच्चे ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे तो बड़ा बुरा लगा। यूँ लगा जैसे किसी ने कोई पत्थर मेरे सीने पे दे मारा हो। तो फिर चोरियाँ क्यों करते हो? ये कहकर मैंने बच्चे की कलाई मरोड़कर अपनी जानिब खींचा और फिर मारना शुरू कर दिया। वो रो भी रहा था और मुझे उसकी खामोशी से मज़ीद चिढ़ हो रही थी। मैं उसे मारता रहा जब तक मेरे हाथ में दर्द नहीं होने लगा था। बहुत ज़्यादा मारने के बाद मैंने बच्चे को वहाँ से भेज दिया। मुझे यकीन था अब वो दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। जैसे ही बच्चा वहाँ से बाहर निकला तो मैं भी खड़ा होकर अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी के करीब किया। जब बच्चा कमरे से बाहर निकला तब मैं भी उठा। उसी वक्त मैंने देखा कि कोई दरवाजे के पीछे से भागकर बरामदे की तरफ गया है। वो मंजर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं फ़ौरन बाहर निकला तो देखा बरामदे की एक चारपाई के करीब मेरी बीवी खड़ी थी। वो यूँ जाहिर कर रही थी जैसे वहीं पर काफ़ी देर से खड़ी होकर काम कर रही हो, मगर मैं समझ गया कि अभी उधर दरवाजे के पीछे मेरी बीवी ही छुप कर खड़ी थी। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यही सोचा कि वो देख रही होगी कि मैं बच्चे से चोरी के बारे में कैसे पूछता हूँ। लेकिन काश उस बात को मैं संजीदगी से लेता और उसी वक्त अपनी बीवी से पूछता कि तुम चुप चुप आकर क्यों बातें सुन रही थी। मगर मैंने नज़रअंदाज की और वापस कमरे का दरवाज़ा बंद करके कपड़े बदलने लगा। एक बात मैंने भी नोट की थी, जब से ये काम करने के लिए दोनों माँ बेटे हमारे घर में आए थे, सायरा काफ़ी अजीब हो गई थी। हर वक्त उन दोनों की शिकायतें लगाती रहती। कभी कभार तो मेरा दिल चाहता कि मैं थक हार कर उन दोनों को काम से निकाल दूँ, लेकिन अगर निकालता तो मेरे लिए ही मुश्किल हो जाती, क्योंकि सायरा से काम नहीं होता था। वो इंतहा की आराम पसंद और हड हराम थी। जब मैं घर आता तो पूरा घर बिखरा होता, ना सफाई ना कोई किचन का हाल। 2-2 दिन के बर्तन सिंक में पड़े रहते थे। इस बात से मुझे बड़ी चिढ़ होती थी। मैं जितना सफाई पसंद था वो उतनी ही फोहड़ थी। तो एक तरह से ये दोनों माँ बेटा मैंने ही अपनी सहूलत के लिए रखे हुए थे और हम बहुत से छोटे छोटे काम मान लेता। मेरा दिल भी नहीं चाहता था कि मैं अपनी बीवी को कुछ कहूँ। खैर, अरहम की चोरी के वाक़यात आए रोज़ होने लगे और आए रोज़ ही मेरी बीवी मुझे उसके खिलाफ़ भड़काती। मैं अरहम को मार मार कर थक गया था। फिर एक दिन मैंने उसकी माँ को बुलाया और कहा,
देखो, मैंने तुम पर रहम खाकर तुम्हें अपने घर में काम पर रखा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा बेटा मेरे घर का नुकसान करे। बेहतर यही है कि तुम उसे समझा लो। मेरी बात सुनकर वो औरत एकदम से रोने लगी और बोली, साहिब जी, हम मजबूर हैं, इतने पैसों में हमारा गुजारा नहीं होता। मैंने कुछ पैसे निकाल कर उसे दे दिए और कहा कि तुम अपना ख्याल रखो और अपने बेटे को समझा लो। वो पैसे लेने ही वाली थी कि अचानक उसका रवैया बदल गया। पहले भी वो यूं करती थी, मगर अब उसका अंदाज कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगा। जब मैं घर आता तो वो मेरे आगे पीछे फिरती रहती और सारा को तो कोई परवाह ही नहीं थी। जबकि अगर खाना देने की बात होती तो सायरा के कहने पर वो औरत मुझे खाना देने लगती। मेरे कपड़े इस्त्री भी वही करती थी। मेरा कुछ खाने को दिल चाहता तो मैं सायरा से कहता तो वो फौरन से किचन में जाकर खाना बना लेती। जबकि सायरा की दिलचस्पी मुझ में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। मुझे ये सब बातें अजीब ही लग रही थी, मगर मैं खामोशी से सब कुछ देखता जा रहा था। तकरीबन 3-4 दिन के बाद मैंने सायरा से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो औरत मेरे आगे पीछे फिर रही है? इस बात पर वो गुस्से से बोली, तो फिर फिरने दो, तुम्हें क्या है? तुम्हें तो अच्छा ही नहीं लगता कि मेरा काम आसान हो रहा है। सारा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूँ कि उसका रुझान, उसकी तवज्जो मेरी जानिब है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये बात उसने बड़ी शान न्याजी से कही। ये बात ठीक तो थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान हो चुका था। मैंने संजीदगी से उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम भी तो मेरा ख्याल किया करो। मेरा दिल चाहता है कि मेरी छोटी छोटी ज़रूरियात तुम अपने हाथों से पूरी करो। अगर मैं किसी चीज़ की फरमाइश करूँ तो तुम मेरे लिए वो चीज़ खुद बना दो, ना कि वो काम वाली। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे ज़ाती काम करे। ये सब कुछ कहकर वो दोबारा अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो जाती थी। मैं ये भी देख रहा था कि सायरा की दिलचस्पी उन दिनों मोबाइल में बहुत बढ़ गई थी। मगर मैं उन शोहरों में से नहीं था जो अपनी बीवियों पर बिला वजह शक करते फिरते, बल्कि उनमें से था जो जी और जीनदों की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। मैं ये सब बातें उसे करना चाहता था, मगर सायरा मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। सो मजबूरन मुझे भी खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो औरत जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उस पर हावी होती जा रही थी। अब जब मैं दफ्तर से वापस आता तो वही औरत मेरे लिए पानी लाती, वही खाना लेकर आती, वही मेरे कपड़ों का ख्याल रखती। जब मैं आराम करके बाहर आता तो वो मुझे चाय बना कर देती। पहले सारा मेरे साथ बैठकर खाना खा लिया करती थी, लेकिन अब जब मैं आता तो वो मुझसे मिलकर फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती। कहती कि मुझे बहुत नींद आ रही है या मेरे ड्रामे का वक्त हो गया। वो मेरे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाती थी। वहाँ मेरे साथ वही औरत बैठी रहती, हर बात का, हर चीज़ का ख्याल रखती। मेरे दिल में फितरी तौर पर उसके लिए एक नरमी पैदा होने लगी, जबकि अपनी बीवी की तरफ से मैं बिल्कुल ही बेजार हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सारा को अचानक हो क्या गया। कोई दिन मैं उसी कश्मकश में रहा, मगर जब मैंने देखा कि चलो कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है, जो मुझे चाही हुई चीज़ ला देता है, तो मेरा रुझान खुद ब खुद उस काम वाली औरत की तरफ बढ़ने लगा। ये बात मैं अच्छी तरह समझता भी था, मगर क्या करता। इंसान की फितरत ही ऐसी है, जहाँ उसे मोहब्बत और ख्याल मिले वो वहीं खींचा चला जाता है। अब अक्सर औकात में काम वाली को कुछ इजाफी पैसे भी दे देता। अगर कभी सारा के लिए कुछ लाता तो उसके लिए भी साथ ले आता। एक दिन मैं दफ्तर से वापस आया तो देखा सारा अरहम को बुरी तरह मार रही थी। ये देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मार गोया मुझे पड़ रही हो। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा और अरहम को पीछे करते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो? इतने छोटे बच्चे का क्या कसूर है जिसे तुम इस तरह मार रही हो? सारा गुस्से में बोली, ये बच्चा बहुत तंग करता है, कोई काम कहो तो करता ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं अरहम, तुम जाओ अपनी अम्मी के पास, इसे कमरे में ले जाओ। उन्हें भेजने के बाद मैं सारा पर गुस्सा करने लगा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा सलूक करते हुए। मेरी बात पर वो एकदम तल्ख लहजे में बोली, हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, आजकल तुम्हारी हमदर्दियाँ उन दोनों माँ बेटा के साथ बहुत बढ़ गई हैं। जो भी बात है साफ साफ अल्फाज में कह दो ना। मैंने कहा, जब तुम मेरा ख्याल नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा? मगर तुमने तो मेरा ख्याल ना रखने की कसम खा रखी है। अब अगर वो कर रही है तो तुम्हें तकलीफ़ क्यों हो रही है? सारा ने गुस्से से कहा, क्यों ना हो तकलीफ़ मुझे, बीवी हूँ आखिरकार मैं तुम्हारी। मैंने कहा, तुम बीवी हो तो बीवी की तरह रहो। तुम कोई सल्तनत की मलका नहीं हो जो बस हुक्म चलाती रहे। बीवी हो तो बीवियों वाले काम भी करो। बेशक तुमने काम के लिए नौकरानी रखी है, लेकिन मेरे छोटे मोटे काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसने बदतमीजी से कहा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे से काम नहीं होते। ये कहकर वो गुस्से से पाँव पटकती हुई कमरे में चली गई और मैं पीछे सब्र के गुण बढ़कर रह गया। सारा बहुत बदल गई थी।
वो मुझे शौहर तो क्या इंसान भी नहीं समझती थी। मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि उसे अचानक हो क्या गया है। पूरी रात मैं परेशान रहा। रुखसाना एक दो मरतबा मेरे पास आई और माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दे। मेरे बेटे की हरकतें ही ऐसी थी। बीबी जी बार बार गुस्सा कर जाती है, मैं उसे समझाती हूँ मगर वो मेरी बात नहीं मानता। बेहतर है हम ये काम ही छोड़ दें। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, बच्चा है, गलतियाँ हो जाती हैं। तुम लोगों की वजह से हमें जितनी सहूलत है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। जैसे ही रुखसाना ने काम छोड़ने की बात की, मेरे दिल को कुछ हुआ और उसी लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मैं रुखसाना में दिलचस्पी लेने लगा हूँ और उसके इर्द गिर्द रहना मुझे अच्छा लगने लगा। मगर फिर मैं चौंक गया कि एक तो वो बेवा औरत है, दूसरा मुझे अपनी बीवी का डर भी था कि कहीं वो ये जान न जाए कि मैं रुखसाना को पसंद करने लगा हूँ। वो देखने में भी काफ़ी प्यारी थी। मैंने खुद को समझाया और वहाँ से उठ गया। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो चुका था। अगले दिन मेरे उठने से पहले ही सारा कहीं गई हुई थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि वो इतवार का दिन था और मैं हमेशा देर से उठता था। तकरीबन 1-2 बजे तक जब मैं उठा तो रुखसाना से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई है। वो एकदम से घबरा गई। मैंने उसकी घबराहट महसूस कर ली मगर अनजान बनकर पूछा, बताओ ना कहाँ गई। वो नरमी से बोली, साहिब जी पता नहीं कहाँ गई हैं। मैंने महसूस किया है कि वो कुछ छुपा रही हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, लगता है तुम जानती हो सारा कहाँ गई है। वो बोले, साहिब जी मैं क्या बताऊँ, वो तो रोज़ ही सुबह सुबह कहीं जाती हैं। मैं चौंक गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी नाक के नीचे मेरी बीवी बिना बताए कहीं जा सकती है। मुझे सारा पर बहुत एतबार था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे कुछ छुपाएगी। तुम सच कह रही हो? जी साहिब जी, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको ना बताऊं कि वो कहाँ जाती हैं और आप मेरे सामने उनका नाम न लें। ये सुनकर मेरे दिमाग में एकदम ख्यालात का तूफान आ गया। मैं खामोशी से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मैं सारा का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लौट कर वापिस आई। उस वक्त तकरीबन 10 बज रहे थे। मैंने फ़ौरन पूछा, कहाँ गई थी तुम, बल्कि ये बताओ रोज़ कहाँ जाती हो। वो एकदम से बौखला गई और बोली, तुम्हें ये सब किसने बताया। मैंने दहाड़ कर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम पर कोई जासूसी छोड़ रखे हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में पूरी खबर रखता हूँ कि तुम कहाँ जाती हो और क्या करती हो। मेरी बात पर वो तंजिया लहजे में बोली, हाँ जैसे मैं नहीं जानती कि तुम्हारे क्या करतूत है, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मेरे वहाँ जाने का किसने बताया है। ये जो तुम अपनी मशूका लिए फिरते हो ना, ये सब उसी की कारस्तानी है। मैं सब जानती हूँ। ये जो तुम अपनी पसंद की फरमाइशें कर करके उसे पकवान पकवाती हो, मैं क्या अंधी हूँ, मुझे नज़र नहीं आता। वो जो तुम्हारे कपड़े संभालती है, तुम्हारे छोटे छोटे काम करती है, मुझे हर बात का पता है। लेकिन मैंने तो कभी नहीं तुमसे सवाल किया जैसे तुम अब मुझसे कर रहे हो। वो बोलती जा रही थी और मैं खामोशी से हैरत के मारे उसकी बातें सुन रहा था। तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन सब की असल वजह तुम खुद हो। वो चौंक कर बोली, मैं वजह हूँ? हाँ तुम ही वजह हो। अगर तुम मेरे छोटे मोटे काम खुद कर लिया करो तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं नौकरानियों से उम्मीद लगाऊं। मगर तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि मुझे सुकून न मिले। हम दोनों यूं ही लड़ते झगड़ते रहते, और अगर हम में किसी बातचीत का वाहिद जरिया था तो वो रुखसाना थी। रुखसाना पर मुझे हैरत होती थी कि हमारे झगड़ों से वो खुश नजर आती थी और मेरे आगे बढ़ कर आती थी। मुझे जो कुछ चाहिए होता वो फ़ौरन मुहैया कर देती। लेकिन उस वक्त मेरा ध्यान मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी की तरफ था। तकरीबन 4 बजे मैं उसके पास गया और पूछा, सायरा, हमारी लड़ाई और गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जाती हो। मेरा दिल बहुत बेचैन रहता है। वो मुझे देखकर रोने लगी और नरमी से बोली, कहाँ जाना है, मैं तो बस करीबी पार्क में वॉक करने चली जाती हूँ। चाहो तो साथ वालों से पूछ लो, शुबाना मेरे साथ ही होती है, हम दोनों मिलकर वॉक करते हैं। ये बात सुनकर मैंने दोबारा नहीं पूछा। मेरा दिल कह रहा था कि वो सच बोल रही है, क्योंकि मैं अभी उससे बहुत मोहब्बत करता था। शाम तक हम दोनों के दरमियान सब ठीक हो गया था, लेकिन रुखसाना अभी मेरे सामने बन सवर कर आने लगी थी। मुझे उससे अजीब सी चिढ़ होने लगी कि वो शायद हमारे दरमियान मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा करना चाहती है, मगर मैं मौका नहीं देना चाहता था। शाम को सारा को उसकी सहेली का फ़ोन आया कि वो घर पर अकेली है, अगर कुछ देर के लिए आ जाए। तो सारा ने मुझसे इजाज़त मांगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो पहले भी अक्सर अपनी सहेली के घर आती जाती रहती थी और उसकी सहेली का भी हमारे घर काफ़ी आना जाना लगा रहता था। यूँ भी हमारी अभी सुलह हुई थी तो मैं उसे मज़ीद नाराज़गी का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें खुद छोड़ देता हूँ। मगर उसने कहा, नहीं, तुम घर पर रहो, आज तुम्हारी छुट्टी है, आराम करो, पूरा हफ्ता दफ्तर में काम करते हो। मुझे खुशी होगी कि चलो कम अज़ कम अब सारा को मेरा ख्याल आने लगा।
वो चली गई तो मैंने दिल ही दिल में दुआ की, काश हमारा रिश्ता ऐसे ही बेहतर हो जाए और सारा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया हो। मगर मैं गलत था, क्योंकि सारा के जाते ही रुखसाना मेरे कमरे में आ गई और सफाई करने लगी। मैंने हैरत से पूछा, ये सफाई का वक्त है? तो वो जल्दी से बोली, नहीं साहिब जी, बस ऐसे ही कमरा साफ कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप गंदे माहौल में रहें। सारा बीबी को तो बिल्कुल ख्याल नहीं है। मैंने संजीदगी से रुखसाना को देखा मगर कोई रद्द अमल नहीं दिया और मोबाइल चलाने लगा। वो सफाई करते करते बेड की चादर ठीक करने लगी। मैंने कहा, रुखसाना बेड पर मैं लेटा हूँ, जब उठूंगा तो खुद ठीक कर लूँगा। लेकिन उसके अंदाज और आंखों की चमक से मुझे एहसास हुआ कि उसके दिल में कुछ और चल रहा है। मैं फ़ौरन डर कर उठ बैठा और जूता पहनकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और सारा अंदर आ गई। वो शायद अपना कुछ भूल गई थी जो लेने आई थी। जब उसने हमें करीब देखा, रुखसाना बेड के पास खड़ी थी और मैं बेड से उतर रहा था। हम दोनों में बस कुछ ही इंचों का फासला। ये मंजर देखकर सायरा के मुंह से आवाज़ ही ना निकली। वो चौंक कर बोली, हामिद, ये सब क्या है? मैं बौखला गया, रुखसाना की तरफ देखा और पीछे हट गया। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि इस सूरत हाल में अपने आप को कैसे साफ करूं। अगर मैं कोई वजाहत देता तो वो मानती भी नहीं, क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा था। सारा चिल्लाई, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये सब क्या है? मगर मेरे मुंह से आवाज़ ना निकली। वो रुखसाना की तरफ बढ़ी और बोली, तुम बताओ क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ जब से तुम इस घर में आई हो तुमने शरारतें शुरू कर रखी हैं। मेरे शोहर को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। मुझे यकीन था कि रुखसाना फ़ौरन इनकार करेगी, मगर वो खामोश खड़ी रही। सारा चिल्लाई, जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मगर रुखसाना ने जो कहा उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। बीबी जी, ये बातें आप अपने शोहर से पूछे। मैंने खौफजदा होकर रुखसाना को देखा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरा घर बर्बाद कर चुकी है। मैं चिल्लाया, रुखसाना तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास करी जा रही हो? सारा मुझ पर चीख कर बोली, तुम समझाओ हामिद, ये क्या हो रहा है, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। मैं बोला, सारा ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रुखसाना तुम बताओ, बोलो। मगर वो खामोश खड़ी रही। फिर आहिस्ता से बोली, साहिब जी कहते हैं कि आप उनका ख्याल नहीं करती, वो बस मुझसे अपना ख्याल रखवाती हैं और कुछ नहीं। मैं उनका ज़रा ख्याल कर लिया करूं, यही बात है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बातें सुनकर मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर अपनी बीवी को यकीन दिलाना चाहा कि औरत जो कुछ बोल रही है झूठ है। मुझे तो इस पर हैरत हो रही थी कि मेरे मुंह पर खड़े होकर वो इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकती है और उसमें इतना एतमाद कहाँ से आया। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। सारा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बातें कर रही हो? तो वो चिल्ला कर बोली, हामिद, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। सुन रहे हो मेरी बात? मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने उसके बाद सारा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने घर वापस चली गई। उसने मेरी एक न सुनी। मैं उसे मनाने की कोशिश में हलकान हो रहा था, लेकिन वो नहीं मानी। जब वो घर से गई तो मैं लुटा पुटा बरामदे में आकर बैठ गया। तभी मुझे रुखसाना याद आई। मैं उसे देखने के लिए गया तो देखा वो भी वहाँ से गायब थी, यानी वो काम छोड़कर भाग चुकी थी। लेकिन उसने ये सब क्यों किया था, मेरे जहन में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका था। मैं बौखला गया। मोहल्ले में भी मैंने रुखसाना का हर घर में पता कर लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। दोबारा मैंने सारा के घर जाके भी उसे पूछ लिया कि क्या तुम्हें रुखसाना का पता है, जिस पर वो और भी तब कर बोली, तू अपनी मशूका का पता मुझसे लेने के लिए आए हो? कुछ तो शर्म कर जाते। वाकई ये बात सुनकर मुझे बेइंतहा शर्म आई थी, लेकिन मैं अपना इश्क मुकम्मल करने के लिए रुखसाना को नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि इसलिए कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले और मेरी बीवी को बताए कि जो कुछ उसने कहा वो सब झूठ है। पता नहीं किसके कहने पर वो ये सब कर रही थी। खैर, तकरीबन 1 महीने तक मैंने रुखसाना को बहुत तलाश किया, मगर वो नहीं मिली। उस दौरान मैं सारा की भी मिन्नतें करता रहा कि तुम घर वापिस आ जाओ। उसके घर वालों से भी कहा, लेकिन उसका एक ही मुतालबा था कि मुझे तलाक चाहिए। हर एक के समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं मानी तो मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन था। मैं जब घर आया तो खाली दीवारें मुझे घो रही थी। वो घर जो मैंने और सारा ने मिलकर सजाया था वो एकदम से वीरान हो चुका था। उस दिन मैं सेहन के बीचों बीच बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोया, या अल्लाह, ये सब क्या है? ऐसे क्या गलती हो गई थी मुझसे जो आपने मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया? मैं रोता जा रहा था। तभी घर की घंटी बजी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि दरवाज़ा खोलने का, लेकिन घंटी मुसलसल बजती ही जा रही थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोला तो सामने अरहम खड़ा था। उसे देखकर मैंने एकदम से उसकी कलाई थाम कर घर के अंदर खींचा और गली में जाकर देखा कि कहीं रुखसाना तो नहीं खड़ी, मगर वो नहीं थी। अंदर आकर मैंने अरहम के बाल अपने हाथों में दबोच कर पूछा, कहाँ है तुम्हारी माँ? उसे यहाँ लेकर आओ।
उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं अपने दिल की सारी भड़ास उसके मुतल्लिक निकाल रहा था, जबकि अरहम तहम्मुल से मेरी बात सुनने के बाद बोला, आपका घर मेरी माँ ने नहीं बल्कि आपकी अपनी बीवी ने बर्बाद किया है। ये सुनकर मुझे बेइंतहा गुस्सा आया और मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ अरहम के मुंह पर दे मारा, लेकिन वो बच्चा इतना साबित कदम था कि अपनी जगह से नहीं हिला। शायद वो मार खाकर पक्का हो गया था। तभी नरमी से बोला, मेरी माँ को तो पैसे मिले थे ये सब कुछ करने के, मैं जो उसे दोबारा मारने वाला था। ये बात सुनकर वहीं रुक गया। मतलब ये सब किसने करवाया? ये सब आपकी बीवी ने करवाया। अरहम की बात सुनकर मुझे अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रहे हो? वो एक झटके से मेरी गिरफ्त से दूर हुआ और बोला, आपकी बीवी किसी और को पसंद करती थी। वो रोज़ पार्क में नहीं बल्कि उसी आदमी को मिलने जाती थी, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं सकती थी। अगर आपको छोड़ देती तो उसे अपना हक महर भी छोड़ना पड़ता, लेकिन अगर आप अपनी बीवी को तलाक देते तो वह हक महर उसका होता। ये सब बातें सारा बाजी ने मेरी अम्मा को बताईं और उन्हें बदले में बहुत सारे पैसे दिए कि किस तरह वो आपको बस में करने की कोशिश करें और बेमौका पाकर आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ने की बिना पर तलाक ले लेंगी। मैं जानता हूँ हम लोगों ने बुरा किया, लेकिन हम मजबूर थे, बहुत गरीब थे। हम लोग जब सारा बाजी ने आकर हमारे सर पर छत दी, हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, लेकिन सारा बाजी ने हमें खाना खिलाया। उन्हीं के कहने पर हम यहाँ काम मांगने आए थे और आपने हमें काम पर रख लिया था। वो बोलता जा रहा था और मैं खामोशी से सुनता जा रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सारा मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। अगर वो किसी और आदमी को पसंद करती थी तो मेरी ज़िंदगी उसने क्यों बर्बाद की? बहुत सारे सवालात थे जिनसे निकलने में मुझे कुछ महीने लग गए और इन 6 महीने के बाद मैंने रुखसाना से शादी कर ली। बेशक वो जैसी भी थी, लेकिन कम से कम अपने काम से वफादार तो थी। उसने जो वादा किया वो निभाया भी। मेरी तलाक करवा दी, लेकिन अब मुझे भी किसी साथी की ज़रूरत थी। तब मेरे दिल में बहुत से ख़दशात थे, लेकिन शादी के पूरे साल बाद जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो फ़ैसला किया वो अच्छा किया, क्योंकि सारा को तो मैं उसके हाल पर छोड़ चुका था। मुझे खबर भी मिली कि उसने दूसरा निकाह भी कर लिया है। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।